नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे नेपाल के विषय में। आपको पता है नेपाल में जनरेशन जेड मूवमेंट चल रहा था, जिसका अब तक 100 से भी ज़्यादा दिन ये प्रोटेस्ट हो चुका है। इस प्रोटेस्ट के दौरान आपने बहुत सारे बैनर देखे होंगे, जस्ट लाइक आपने देखा होगा द टाइम इज नाउ, बेक ऑफ नेपाल्स, या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपने देखा होगा उसमें वांटेड डिक्लेयर करके दिखाया होगा है। कुछ बैनर्स में तो आपने लिखा होगा जैसे वेक अप योर, अनम्यूट योर वॉइस जैसे नारों के साथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ तक कि एक में तो मुझे अनहद देखने को मिला था जिसमें योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे, जिन्हें बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया था। यह रियलिटी है या फिर फेक, यह मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं देख रहा था तो उसमें कुछ प्रोटेस्ट में यह देखने को मुझे मिला था। इस मोमेंट के 100 साल हो जाने के बाद दूसरे कंट्री को, स्पेशली नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रियों में हो रहे ये जनरेशन जेड मूवमेंट है। स्पेशली फॉर आप देखेंगे साउथ एशिया के मल्टीपल नेशन में जो ये हो रहे मूवमेंट्स है, इससे इंडिया, चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों को क्या सीखना चाहिए, इन सब चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं आखिरकार ये जनरेशन जेड मूवमेंट था क्या, इसके स्टार्ट होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। आपको पता है अभी हुआ क्या था, नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया था, सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। उन्होंने अपने देश में चल रहे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, ऐसे कुल 29 मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। साथ ही साथ कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म को चालू भी रखा था, स्पेशली फॉर जो चाइना से चल आ रहे थे मीडिया प्लेटफॉर्म, उसे चालू रखा हुआ था। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म के बैन होने के बाद, स्पेशली फॉर जो फेसबुक था, यूट्यूब है, ट्विटर से जैसे प्लेटफॉर्म को बैन होने के बाद क्या हुआ था, जो यहाँ की यंग पॉपुलेशन है, स्पेशली आप कह सकते हैं वो पॉपुलेशन जो 1997 से लेके 2012 के बीच में जन्मी हुई लोग हैं, जिसे हम जनरेशन जेड के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। स्पेशली आपको पता है कि जो जनरेशन जेड है, इनका जन्म जो है वो सोशल मीडिया के ही दौर में हुआ है, और इनके जो सारे काम होते हैं वो सोशल मीडिया मतलब ऑनलाइन द्वारा ही होते हैं, और ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया गया तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर क्या किया, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट के केवल स्टार्ट होने के केवल एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब सितंबर 2009, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, 4 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 2025 को ये स्टार्ट हुआ था, और 9 सितंबर 2025 को ही क्या हुआ, मतलब लगभग आप देखेंगे 5 दिन के आसपास में क्या हुआ कि जो नेपाल की गवर्नमेंट थी, जो केपी ओली शर्मा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद ही आप देखेंगे हुआ क्या था, इस प्रोटेस्ट को, जो एक जनरेशन जेड मूवमेंट था, उस प्रोटेस्ट को अब जनरेशन जेड मूवमेंट नाम न देके वहां के लोगों ने अब इसे एक नेशनल मूवमेंट नाम दे दिया था। अर्थात ये मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था, ये मूवमेंट इतना ज्यादा पूरे नेपाल में बढ़ गया था कि अब इसको एक नेशनल मूवमेंट के रूप में देखा जाने लगा था। ठीक है, इस मूवमेंट का जो डिमांड था, स्पेशली जो इस मूवमेंट का डिमांड था, जो देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन या फिर होम मिनिस्टर जो थे वहां पर, तो इनके रेजिग्नेशन की बात हुई थी। इसके पीछे की वजह इन लोगों ने बताई थी, यहाँ पे रंपत कमी, करप्शन, मतलब बहुत ज्यादा करप्शन जो था ये लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिए। देखिए, सोशल मीडिया बैन करना तो एक केवल ट्रिगर पॉइंट था। सोशल मीडिया जब बैन किया गया था तो वहां पे जो जनरेशन जेड लोग हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, लेकिन इन लोगों के प्रोटेस्ट को देख के क्या हुआ, अदर एज के जो लोग थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके रेजिग्नेशन देना पड़ा था। आप दुनिया में अदर जगह पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जो यूथ होते हैं वो प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, या फिर कह सकते हो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करते हो तो उससे आप गवर्नमेंट को भी गिरा सकते हो। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं अरब स्प्रिंग जो 2011 के आसपास हुआ था, या फिर आप देख सकते हो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को देख सकते हो, या फिर नेपाल के रिसेंट में देख सकते हो, या फिर रिसेंट में आप बांग्लादेश को देख सकते हो, या फिर आप श्रीलंका को भी देख सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा ही डिमांड चला जिसकी वजह से गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था। आखिरकार इन लोगों का डिमांड क्या है, इन लोगों का डिमांड क्या था। अब
100 साल पूरे होने के बाद देखिए अब इन लोगों का डिमांड जो है वो बेसिकली डिमांड है अकाउंटेबिलिटी को लेकर। जो सितंबर में जो वायलेंस हुआ था, जब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दिया था, लोगों को रोकने के लिए पुलिस को ला दिया था, फोर्सेस को ला दिया था और उस पर टीयर गैसेस चलाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी ये वायलेंस क्रिएट किया गया था इसकी अकाउंटेबिलिटी अब लीजिए। मतलब अब इन लोगों का डिमांड चेंज हो गया है। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, और साथ ही साथ अब ये लोग कह रहे हैं कि जो करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, अब उसे खत्म करिए। और जो नेपोटिज्म है, स्पेशली जो भाईचारा वाला चीजें, मतलब जैसे पॉलिटिकल में लीडर्स को देखोगे तो स्पेशली वहां पे जो भाई बंधु वाले लोग हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब इन चीजों को खत्म करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और जॉब क्रिएशन की लोग बात करें, मतलब अब जॉब हमें और ज़्यादा प्रोवाइड करो, यूथ कर रहे हैं अब इन लोगों का। एंड साथ ही साथ जो डिजिटल राइट्स मांग रहे हैं ये लोग, डिजिटल राइट मांग रहे हैं, ऑनलाइन फ्रीडम मांग रहे हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये लोग मांग रहे हैं। अब इन लोगों का जो डिमांड से पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब पता है जब गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस डिमांड को फुलफिल भी किया था, लेकिन कुछ डिमांड बच गए थे। तो अब उस डिमांड को ये लोग इस 5 पॉइंट्स में मांग रहे हैं। देखिए, जब भी ऐसे होते तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं। आखिरकार इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, आइए हम थोड़ा सा इम्पैक्ट्स के विषय में हम समझते हैं, ठीक है। इसके देखिए कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक आप देखेंगे कि जब भी कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाती है, आपके जो बिजनेसेस है वो लॉस हो जा बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है, ठीक है। और आज के युग में अगर ऑनलाइन चीज़ें हो रही है तो ऑनलाइन चीज़ों में क्या होता है भाई, आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो अगर इंटरनेट ही बंद हो जाता है तो पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते। अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद इंटरनेट चालू भी हो जाता है तो अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी रुक जाता है, मतलब पूरी इकोनॉमी या फिर कह सकते हैं बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। साथ ही साथ जॉब बहुत ज़्यादा लॉस होता है, एजुकेशन एंड जॉब को लॉस होता है, क्योंकि आज का जो युग है वो एजुकेशन जो है ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ चलता है। बहुत सारे जॉब है जो ऑनलाइन ही किए जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन लर्निंग से टीचिंग्स कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा जॉब का लॉस भी हो जाता है। एंड फ्रीडम एंड का देखो, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है उसे भी रोक दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक दिया जाता है। मतलब हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। देखिए जैसे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था आप देखेंगे बहुत सारे इसमें बिल्डिंगों को जला दी गई थी, बसेस को जला दी गई थी, जिससे वहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन भी क्रिएट हुए थे, मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिला था, ठीक है। चलिए हम आज का आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, नेपाल जो है किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या इंडिया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।